हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रागा के लिए आपका महा प्रैक्टिस सेट। इसमें आपके रागा के पूरे 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका जीके का सेक्शन रहेगा, मैथ का सेक्शन रहेगा और रीजनिंग का सेक्शन रहेगा। तो मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना और वीडियो के एंड में अपना स्कोर बताना कि आज आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कर लेना सरकारी एग्जाम फाइटर और उसमें जाके ज्वाइन हो जाना, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिलती रहती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जीके के सेक्शन से। जीके के सेक्शन में आपके रहते हैं 7 से 8 क्वेश्चंस, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से हल करेंगे हम लोग। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और इसमें कहा जा रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था। तो इसको मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलें, हल करते हुए चलें। जो अपना निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था, तो जो अकबर था वो एक अशिक्षित मुगल शासक था, मतलब पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने भारत पर राज किया था। तो उसका शासनकाल कब तक था, तो उसका शासनकाल था 1556 से लेकर के 1605 के बीच में, ठीक है। 1605 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके दरबारी कवि और इसके जो दरबारी नवरत्न थे वो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको एक बार ज़रूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। और इसने जो युद्ध लड़े थे, जैसे पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, तो किस किस के बीच में हुआ था वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और बाबर के युद्ध भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऐसे करके सारे जो मैं इंपॉर्टेंट है वो उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट युद्ध के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, और इसमें बोल रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी और कब की गई थी, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो आज़ाद हिंद फौज है उसकी स्थापना सिंगापुर में की गई थी, ठीक है। सिंगापुर में की गई थी। अब इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1943 के टाइम पे, जब आपका तृतीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। जिसका नेतृत्व किसने किया था, तो जिसका नेतृत्व किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही एक जो ट्रेन थी वो चलने लगी है, नेताजी एक्सप्रेस, जिसका पुराना नाम क्या था, जिसका पुराना नाम था हावड़ा कालका मेल। तो ये उनके नाम पे नेताजी एक्सप्रेस चलने लगी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है। तो जो मलक्का जल डमरू मध्य है ना, वो किन दो भूभागों को अलग करता है, तो मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को अलग करने वाला है मलक्का जल डमरू मध्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। एक थी स्वेज नहर। स्वेज नहर किस किस को अलग करती है उसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि स्वेज नहर में पिछली वर्ष क्या हुआ था, जहाज़ फंस गया था बड़ा सा, और उसमें एक बड़ा जहाज़ फंस गया था। तो उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस को अलग कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारत और श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या इंपॉर्टेंट है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पाक जल संधि। पाक जल संधि तो भारत और श्रीलंका के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाक जल संधि। आप लोग इसके नाम से देख के लगता होगा कि ये पाक जल संधि कहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं, लेकिन क्या है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे बुक के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। तो जो शशि थरूर के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस इनके द्वारा शशि थरूर के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, इसको याद रखें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको आप यूएनओ भी बोलते हैं, यूएन, तो यूएन का प्रथम महासचिव कौन था। तो इनका प्रथम महासचिव था कितना, त्रिगबेली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिगबेली जो थे यहाँ के महासचिव थे प्रथम। अब देखिए हम वर्तमान में बात करें इसके, तो वर्तमान में जो यहाँ के महासचिव हैं यानी कि यूएन के महासचिव हैं, तो वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है एंटोनियो गुटारेस।
एंटोनियो गुटारेस, ठीक है। वर्तमान में यहाँ के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटारेस हैं। और यूएन की अगर स्थापना की बात करें तो यूएन की स्थापना हुई थी 1945 के टाइम पर, ठीक है, 1945 के टाइम पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बताना है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोल रहे हैं कि जापान की मुद्रा क्या है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी देश की मुद्रा के बारे में पूछ ले, या फिर किसी देश की आपसे राजधानी के बारे में पूछ सकता है। तो जो जापान की मुद्रा है उसको कहते हैं येन। अब देखिए जापान की हम बात करें थोड़ी सी, तो जापान से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुए थे, टोक्यो ओलंपिक हुए थे। जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो में हुए थे ओलंपिक 2020 और 21। अब यहाँ पे जो जापान की राजधानी टोक्यो है उसमें हुए थे ओलंपिक से क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल आप लोग मान के चलें, आपके किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा ओलंपिक से। तो ओलंपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बन सकते थे, तो वो मैं सारी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप लोग देख सकते हो, चैनल पर डली हुई है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो जापान की मुद्रा का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा येन। अब जापान के प्रधानमंत्री की बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में फूमियो किसीदो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कि जापान के एक उपनाम से भी जाना जाता है। तो जापान का जो उपनाम है उसको क्या कहते हैं, तो जापान का उपनाम है सूर्योदय का देश, ठीक है, सूर्योदय के देश के नाम से जापान को जाना जाता है। उसके बाद अगर देखिए क्यात, डॉलर और रियाल, अब ये किस देश की मुद्राएं हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्यात किसकी मुद्रा है, रियाल किसकी मुद्रा है, और डॉलर किसकी मुद्रा है, किस देश की मुद्रा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूंगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब आप कुछ करोगे नहीं तो फिर आपको याद भी नहीं होगा उसको, ठीक है। तो आप इसको एक बार याद करके कमेंट में बताना, और आपको पहले से याद है तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने के कारण से लग जाती है। जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उनमें जंग किस कारण से लग जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो फेरस और फेरस हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, उसके कारण लोहे में जंग लगने लगती है, ठीक है। तो उसके कारण लोहे में जंग लगने लगती है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे जीके के। अब हम करते हैं मैथ और रीजनिंग के सेक्शन को स्टार्ट। तो देखिए अब हम करते हैं मैथ और रीजनिंग के सेक्शन को स्टार्ट, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ में। इसमें बोल रहे हैं कि ये हमें एक दिया गया है मान, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने 121 देखा, तो 121 होता है अपना 11 का स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 खाली, ठीक है। उसके बाद 484 देखा, तो ये होता है अपना 22 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। उसके बाद 256 है ये, तो 256 में ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे टोटल, तो हो जाएंगे 289। अब 289 अंडर रूट के अंदर है, तो 289 का जो अंडर रूट खुलेगा तो किसका स्क्वायर होता है 289, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनना है, मान के चलें। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब तक आप लोग इसमें छू भी नहीं सकते हो, सवाल को छू तो सकते हो, उसका गलत आंसर निकलेगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छे से आप उसका आंसर निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, हमें 60√3 दिया गया है, तो उसकी ऊंचाई का मान ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a², ठीक है। तो √3/4a² का मान हमें कितना दिया गया है, क्षेत्रफल का मान दिया गया है हमें 60√3। अब √3 से ये वाला √3 चला जाएगा, तो a² का मान आ जाएगा कितना, तो a² का मान आ जाएगा 240, ठीक है। a² का मान 240 आ गया, तो अब हम a का मान निकालेंगे, तो a का मान कितना निकलेगा, 240 पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। जब इसको खोलेंगे हम तो a का मान कितना निकल के आएगा, तो जब हमने जैसे इसको खोला तो a का मान निकल के आएगा हमारे पास, a बराबर कितना हो जाएगा 4√15, ठीक है। a बराबर 4√15 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि उसकी ऊंचाई का मान ज्ञात करें। तो उसकी ऊंचाई को मान ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है ऊंचाई का, कि क्या होता है फॉर्मूला, h बराबर हाइट, यानी कि h बराबर हाइट, और ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2 × a, ठीक है। तो इस प्रकार से √3/2 × 4√15। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से ये हो गया, तो ये 2 बार चला गया, और यहाँ पे हो जाएगा 15 × 3 = 45, तो
2√45 हो गया। अब 2√45 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 5 लिख सकते हैं, 9×5 = 45, ठीक है। तो अब ये 9 है, उसका अंडर रूट खुलेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 3 हो जाएगा 6, और यहाँ पे बचेगा √5। तो 6√5 जो है ना, इसकी मीटर में हाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। देखिए हमसे क्या कह रहे हैं कि एक वस्तु पर 10% की छूट देने के पश्चात क्या होता है, 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2240 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे अंकित मूल्य है कितना है, 2240। जब हम किसी वस्तु पर छूट देते हैं तो वो उसके जो अंकित मूल्य होता है, यानी कि जो उस पर टाइप मूल्य रहता है, जैसे आप एमआरपी रहती है उस पर, तो एमआरपी पर ही छूट दी जाती है। तो एमआरपी पर कितने की छूट दे रहे हैं, तो 2240 की छूट दे रहे हैं। मतलब एमआरपी पे 2240 की छूट, तो 10% की छूट निकाल देंगे हम। तो 10% की, इसका 10% कितना होगा, तो इसका 10% होगा 224। अब 224% की छूट दे दी इसमें, 224 रुपये की, सॉरी, तो 224 रुपये की छूट दे दी। अब बेची कितने में होगी, 2240 में से घटा देंगे। तो 2240 में से 224 घटाया जैसे हमने, तो यहाँ पे आएगा 2016। तो मतलब जो चीज़ थी उसको बेच दिया गया है 2016 में, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसका वो क्या आ गया है, 2016 आ गया है। लेकिन हमसे क्या कह रहे हैं, छूट देने के पश्चात भी 20% का लाभ हुआ है। तो जो 20% का लाभ होता है वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है वस्तु के। तो सीपी पर 120% का लाभ होगा, क्रय मूल्य पर होगा 120% का लाभ। अब किस पर ये किसके बराबर हो जाएगा, सीपी पर 120% के लाभ पर बेचती कोई चीज़ तो सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस अभी हमने निकाला था कितना था, 2016। अब यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, यहाँ से 2 पंजे 10 और 2 छिंगे 12, यानी कि ये चला गया। अब इसको जब हमने डिवाइड किया तो 36 18, 6 पंजे 30, और कितना बचा, 36 18, और यहाँ पे सॉरी, हाँ 36 18, 36 18, और यहाँ पे बचा छगना के 36, 336। अब 336 गुणा 5 हो जाएगा, तो सीपी का मान निकल के आएगा, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 336 गुणा 5। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको गुणा किया तो 5 छिक्के हो गया 30, और 5 तिये 15, और 3 18। उसके बाद हम देखेंगे 5 तिये 15 और 1 हो जाएगा 16। तो ऑप्शन हमें किस में दिख रहा है, 1680। तो 1680 ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला जो है ना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को भी मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक कक्षा का औसत आयु है 21 वर्ष। यदि 42 वर्ष आयु वाला एक छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है तो नई औसत आयु 24 वर्ष हो जाती है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसका योग निकालते हैं, औसत का गुणा किससे करते हैं, योग से। औसत का गुणा जो संख्या से करेंगे हम, तो हमारा निकल के आएगा आयु का योग। मान के चलो हमारे पास हैं कितने बच्चे, x बच्चे हैं, तो इनका x का योग कितना होगा, 21 इनका औसत है पहले तो 21x हो जाएगा इनका योग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यदि 42 वर्ष की आयु वाला एक छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है तो नई औसत आयु कितनी हो जाती है, 24 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो 42 वर्ष की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक 42 वर्ष की उम्र वाला एक छात्र जोड़ दिया गया है उसमें। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका योग है, तो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि एक छात्र और जोड़ दिया गया है और इनका औसत कितना हो गया है, 24 वर्ष। तो एक छात्र x + 1 हो जाएगा, और इसका योग कितना हो जाएगा, 24 × x + 1। इसमें से अगर हम 42 वर्ष वाला घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 21x = 24x + 24, ठीक है, और -42। तो यहाँ पे जब हम इसको घटाएंगे 24 में से तो कितना जाएगा, तो यहाँ पे जब जाएगा तो 3x बचेगा। 3x बराबर कितना बचेगा, तो 3x बराबर बचेगा, यहाँ पे जब इसको घटाया जाएगा 8, और यहाँ पे 1, 8 18 बचा। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, x का मान आ जाएगा 6। यानी कि जो टोटल छात्र हैं क्लास में, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कक्षा में हैं 6 छात्र। x का मान आ गया 6, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लाभ और हानि चैप्टर से। जैसा कि मैंने बताया है, लाभ और हानि चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, मान के चलें। देखिए इसमें बोल रहे हैं कि ए ने बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर और लाभ पर एक कार बेची है।
बी ने सी को 10% की हानि पर एक कार बेची है। यदि सी के लिए कार का जो है ना सी के लिए कार का क्रय मूल्य कितना है, 432 रुपये है, तो ए का कितने रुपए में कार खरीदी थी, ए ने कितने रुपए में कार खरीदी थी। तो देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसमें लगातार बेचा जा रहा है, इसमें हानि लाभ लगातार बेचे जा रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। जैसे ए का निकालना है हमें, तो यहाँ पे मेनली क्या पूछा जाता है, पहले वाले का ही पूछा जाता है जिसने शुरुआत में बेची थी। तो पहले वाले में किसने कितने परसेंट पे बेची थी, तो 120% इसका यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद इसने जो बी ने सी को बेची है वो कितने परसेंट के हानि पर बेची है, तो 10%, यानी कि 90%। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो उसके बाद देखिए अगले में जैसे बोला यहाँ पे इन्होंने कि जो है ना, इसके बाद इन्होंने कितने पर बेची है, तो इसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे ए ने कितने में बेची है, 120% में, और बी ने बेची है 90% में। तो यहाँ पे टोटल कितने में सी तक पहुँच गई। अब सी ने कितने रुपए चुकाए हैं उसके लिए, तो सी ने चुकाए हैं 432 रुपये। अब जब इसको काटेंगे हम तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे जब 20 से काटा तो 20 छिंगे 120, और 20 पंजे 100, और यहाँ पे 6 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो काट के देख लेते हैं। 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 72 बार चला गया। अब देखिए यहाँ पे 1 0 ये चला गया, तो 9 8 72 यहाँ पे हो गया। अब कितना हो गया, 5 × 40, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 400। तो 400 रुपये में ए ने कार को ख़रीदा था, ठीक है, 400 रुपये में ए ने कार को ख़रीदा था। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो इसका हो जाएगा राइट आंसर बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जब देखेंगे हम इसको सॉल्व करके कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्याओं से क्रम से 10% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। ये क्वेश्चन है आपका परसेंटेज चैप्टर से। यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, रेशियो टाइप का बनाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे पहली संख्या को मान लो ए, दूसरी संख्या को बी और तीसरी संख्या को सी। तो यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% कम तथा 20% कम है। मतलब तीसरी संख्या को मान लो आप 100, तो जो ए वाली है, ए वाली कितनी है 10% कम यानी कि 90 हो जाएगी, और बी वाली कितनी है 20% कम यानी कि 80 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, मतलब दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, सबसे पहले हम ये निकालें कि कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे जब इनका डिफरेंस लेंगे तो 10% अधिक है, लेकिन कितने से है 20 से है। और यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। तो जब इसको मेनली डिवाइड किया जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 एकम 8, फिर से 2 बचा, 8 दूनी 16, और कितना बचा यहाँ पर 12.5 हो जाएगा, ठीक है। 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक है। लेकिन यहाँ पे हमसे बोल क्या रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जैसे 100% कोई भी चीज़ होती है उसमें जोड़ दो 12.5%, तो मतलब पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का 112.5% हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो इसको भी हल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि एक धनराशि को क्या है, वह धनराशि क्या है जो 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 29,160 रुपये हो जाएगी। तो देखिए ऐसे में हमें फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना है, तो इसको बस सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 8% का ब्याज चल रहा है जो वार्षिक। तो देखिए मान लो कि धनराशि है एक्स पर 108%, यानी कि 2 साल के लिए लगाएंगे तो एक तो 108 चलेगा, फिर उसके बाद फिर से उस पर 108 चलेगा, क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, ठीक है। 108/100 कितने के बराबर है, ये है बराबर 29,160 के। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इसको डिवाइड किया कितने से, तो यहाँ पे जब हमने इसको डिवाइड करेंगे तो इसको देखिए डिवाइड किया हमने 3 से, तो 3 तरक के 9, 3 छिंगे 18, तो यहाँ पर ये तो चला जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 30 सत्ते 21 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा, तो मेनली आपको क्या करना है, डिवाइड ही करना है। तो यहाँ पे जब हम इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल जो आंसर निकल के आएगा, इसको डिवाइड कर लेना आप लोग, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसी वजह से मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। तो इसका जो आंसर आने वाला है इसको डिवाइड करके एक्स का मान आएगा आपका 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, साइन ए बराबर कॉस बी, या फिर साइन ए प्लस कॉस बी, या फिर साइन ए माइनस कॉस बी, या फिर इसको चेक करने के लिए हम क्या करें, तो मेनली यहाँ पर जब हम पहला ऑप्शन उठाया हमने, तो पहला ऑप्शन उठाएंगे तो इसको हम देख सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर कॉस बी लिख रहे हैं, ठीक है, कॉस बी। तो हमसे यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी को क्या लिख सकते हैं हम, तो कॉस बी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इधर साइन ए है ये अपना, ठीक है, साइन ए। तो यहाँ पे जब है ना क्या होगा इसका जो है ना, तो यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा तो ए इधर आएगा, जो बी वाला इधर आ जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन इसको फॉलो करेगा ही, क्योंकि यहाँ पे भी हमें दिया गया है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें हमें क्या करना है कि अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करके एक और असंगत चुनिए। तो यहाँ पे मेनली क्या करना है आपको, पहले तो जो वर्ड दिए गए हैं उनको क्रम से लगाएं, फिर उसके बाद उसमें से ऑड वन आउट छाटिए। ये क्वेश्चन है रीजनिंग से आपके, अब रीजनिंग के स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे जब हमने इसको देखा तो कुछ कुछ हमें दिख रहा है पुणे की तरह, PUNE, इससे हमें पुणे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जब हमने इसको देखा तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भोपाल, BHOPAL, तो भोपाल देखा। और यहाँ पे जब हमने देखा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है चेन्नई, CHANNAI, तो चेन्नई दिख रहा है यहाँ पे मुझे, ठीक है। उसके बाद अगर हमने इसको देखा तो इसको जब देखेंगे तो बड़ा ही कठिन सा है, लेकिन करके देखते हैं इसको क्या है। तो यहाँ पे शिलोंग बनेगा, ये शिलोंग यानी कि मेघालय जो है ना, शिलोंग बनेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें बताना है कि जो ऑड वन आउट है वो कौन सा है। तो जैसे देखिए हमने भोपाल देखा, चेन्नई देखा, शिलोंग देखा, तो शिलोंग, भोपाल, चेन्नई में तीनों में से अलग कौन सा है, ये सभी हैं राजधानी किसी राज्य की, लेकिन जो पुणे है वो राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसमें से ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में यानी कि कोड भाषा में लीडर को क्या लिख रहे हैं, OBADHO, तो उसी कोड भाषा में स्टेबल को क्या लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा कम जूम करके अच्छे से, हाँ, तो देखिए यहाँ पर इसको लीडर को बोला जा रहा है LEADER, तो लीडर को क्या बोल रहे हैं मेनली, तो OBADHO, तो लीडर को ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं कि स्टेबल को क्या लिखेंगे ये हमसे बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने जब इसको देखा तो L आता है अपना 12 पे, O आता है 15 पे, यहाँ पे +3 किया है इन्होंने, और E आता है 5 पे, B आता है 2 पे, तो यहाँ पे -3 किया है, और इन दोनों को सेम रखा है जैसा का तैसा। उसके बाद E और H यहाँ पे अभी +3 किया है और यहाँ पर -3 किया है। तो मतलब क्या कर रहे हैं, पहले दो में +3 -3, बीच के दो में छोड़ना है जैसा का तैसा, तीसरे जो है ना थर्ड वाले उनमें क्या करना है +3 -3, इस प्रकार से सिचुएशन चलेगी यहाँ पर। तो अब हम स्टेबल को चेक करेंगे, STABLE, तो स्टेबल में S में 3 जोड़ेंगे तो S 19 पे आएगा, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 22 पे आता है अपना V। उसके बाद T में 3 घटाएंगे, T आता है 20 पे, और 20 में से 3 घटाएंगे आएंगे 17, 17 में से 17 यहाँ पे 17 पे क्या आएगा, 17 पे आएगा Q। तो इस प्रकार से VQ किस ऑप्शन में है, तो एक ऑप्शन हमारा वैसे चला गया। चलिए अब A और B हमारे जैसे के तैसे रहेंगे, A और B हमारे जैसे के तैसे हैं। अब यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा, L आता है 12 पे, 12 3 होते हैं 15, 15 में O आएगा, 15 नंबर पे O आएगा। उसके बाद E आता है 5 पे, इसमें से 3 घटाने पड़ेंगे, तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 2 पे आएगा B। तो VQABOB, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जो ऑप्शन नंबर अपना B वाला है वो वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मेनली हमें ऑड वन आउट निकालना है। देखिए पढ़ो इसको कि 4 शब्दों में से एक शब्द भिन्न है जिससे अन्य 3 सदस्य संबंधित हैं, तो भिन्न शब्द का ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा नीलम, माणिक, रत्न और पन्ना, तो हमें देखते ही पता चल गया यहाँ पे जो ऑड वन आउट है वो है रत्न, क्योंकि ये माणिक, नीलम और पन्ना तीनों एक प्रकार के रत्न हैं, तो इसके अंदर आएंगे ये रत्न।
तो यहाँ पे जैसे अब अगर इसका वेन डायग्राम बनाना चाहो तो ये बड़ा वाला हो जाएगा रत्न के लिए, यहाँ पे नीलम, माणिक और ये पन्ना। तो इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम भी बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान वाली जो संख्या है उसको निकालना है। तो देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि आएगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल मान के चलें, इससे आपका बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, आप लोग 100% मानना है, ठीक हो आप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले तो 13, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 20। तो देखिए जब हम बताते हैं कि यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका होता है डिफरेंस मेथड का, तो इनका डिफरेंस ले लीजिए, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। तो डिफरेंस हमने जैसे निकाला, इनका कितना आया, +3 यहाँ पे किया है, और यहाँ पे क्या किया है, -5 किया है। यहाँ पे देखेंगे तो +7 किया है, और यहाँ पे कितना किया है, माइनस कितना किया है, 9। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग +11। तो ऑड सीरीज चल रही है यहाँ पर, देखिए 3, 5, 7, 9, 11, तो यहाँ पे आएगा 13। लेकिन अब प्लस का आएगा कि माइनस का, तो देख सकते हो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का 13 आएगा, यानी कि अब 20 में से 13 घटाएंगे हम। तो 20 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास 7। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि ब्लड और रिलेशन चैप्टर से है। तो ब्लड और रिलेशन चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल मान के चलना है आपको। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि पुनीत एक स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ है, तो वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे पुनीत एक स्त्री से कहता है, स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिताजी की, जो स्त्री है उसके पिताजी, उसके फादर को लिख देंगे हम यहाँ पे, फादर की पत्नी, पत्नी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे इनकी वाइफ लिख देंगे, ठीक है। पत्नी की बहन, यानी कि जो यहाँ पर इनकी बहन हो गई, पत्नी की बहन, सिस्टर लिख सकते हो उसको। अब क्या कह रहे हैं, मेरी बुआ है, मतलब इनकी बहन है ना, जो इनकी बुआ है, तो मतलब जो इनका कोई भाई होगा, इनका लड़का कौन है, पुनीत है। तो पुनीत यहाँ पर है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार से संबंधित है। आप लोग देखिए यहाँ पर, जब आप लोग गए यहाँ पर, तो ये आपकी कौन हो गई, ये आपकी हो गई बुआ, और ये भी बुआ हैं, तो ये आपकी कौन हो जाएंगी, कज़िन सिस्टर हो जाएंगी, कज़िन बहन हो जाएगी। तो जो फुफेरी चचेरी मेरी, ये होता है कज़िन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका यहाँ से पूछा गया है, जो कि मेनली जीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है, एनालॉजी है, एनालॉजी चैप्टर से पूछा गया है, लेकिन जीके से संबंधित है ये। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए हैं और विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनें। तो यूएई का यहाँ पे संबंध किससे दिया गया है, दिरहम से। तो कोरिया का संबंध किससे दिया गया है, तो यहाँ पे जो यूएई की मुद्रा है, तो वो यहाँ पे दिरहम बताई है। जो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है, यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात की मुद्रा जो है वो दिरहम बताई है यहाँ पर। तो कोरिया की मुद्रा क्या है, तो कोरिया की मुद्रा क्या है, वॉन है। कोरिया की मुद्रा क्या होती है, वॉन होती है। अब आप लोग मुझे कंफर्म करके बताना कि यूए की मुद्रा वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में यही है कि दिरहम, तो कंफर्म करके बताना एक बार कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि a बराबर 1 है, ईंट बराबर 26 है, तो सीट बराबर क्या होगा। तो ए तो अपना 1 नंबर पे आता है, बिल्कुल सही है। ईंट को देखते हैं हम, EAT, तो ये आता है 20 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 5 को, तीनों को ऐड किया तो आया 26। तो मतलब क्या कर रहे हैं, इन सबको ऐड करना है हमें। तो सीट को देखेंगे, SEAT, सीट को देखा हमने, तो 20 और 1 और 5 और ये आया 19 पे। तो 20 और ये 20, 40 और 45 हो गया यहाँ पे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे हमारे सामने। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में भिन्न चुनें। तो यहाँ पे आपको ऑड वन आउट बताना है। तो देखिए जैसे हमने देखा, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, नेपच्यून, तो ये तीनों ग्रहों की सूची में हैं। तो ये तीनों हैं ग्रहों की सूची में, लेकिन जो लुब्धक है वो अलग है इनसे, तो इसका ऑड वन आउट यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे हमारे हो चुके हैं अब सारे क्वेश्चंस मैथ वाले कंप्लीट। और रीजनिंग के, अब रीजनिंग के हम नॉन वर्बल स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा आ चुका है रीजनिंग का पहला क्वेश्चन नॉन वर्बल से। नॉन वर्बल से नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे नॉन वर्बल के ही सूची में लिखेंगे हम। इसमें बोल रहे हैं कि दी गई श्रेणियों में बीच में सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम। तो स्नातक, साक्षर, कर्मठ,
तो देखिए यहाँ पर इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, जो अपने साक्षर होते हैं, क्या सभी स्नातक होते हैं? बिल्कुल। तो जो साक्षर वाला है वो स्नातक के अंदर, स्नातक जो है साक्षर के अंदर आएंगे। जो साक्षर है, जो सभी स्नातक हैं वो साक्षर के अंदर आने चाहिए, ठीक है, साक्षर के अंदर आने चाहिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कर्मठ। लेकिन क्या होता है कर्मठ, यानी कि अच्छा कर्म करने वाले कुछ ही होते हैं, कुछ स्नातक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो आप देखेंगे कि हमारा किस ऑप्शन में है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही दिख रहा है मुझे राइट आंसर, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नॉन वर्बल से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना मेरे साथ। देखिए इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, पहली स्टेप से दूसरी स्टेप में जाने के लिए, फिर दूसरी से थर्ड, फिर फोर्थ, हमें पांचवी आकृति बतानी है। तो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में भी। तो यहाँ पे जब हमने देखा पहली से दूसरी स्टेप में इन्होंने क्या किया है, तो पहली से इन्होंने इसको जो क्रॉस है अपना उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया यहाँ पर एक स्टेप, ठीक है। उसके बाद क्रॉस को एक स्टेप खिसकाया है पहली में, उसके बाद एक छोड़ दिए दूसरी पे चला गया है, फिर उसके बाद दो छोड़ दिए तीसरे पे चला गया है, फिर उसके बाद तीन छोड़ेगा, मतलब 1 2 3। अब यहाँ पर आना चाहिए क्रॉस, तो यहाँ पर अब क्रॉस एक ये वाला ऑप्शन चला गया, एक ये वाला ऑप्शन चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे दो ऑप्शन तो चलेगा वैसे ही। अब हम देखेंगे इसकी स्थिति, जो अपना सर्किल है उसकी स्थिति। सर्किल में क्या किया है इन्होंने, फर्स्ट स्टेप में जाने के लिए सेकंड स्टेप में एक छोड़ा है, एक में पहुंचा है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक छोड़ा है, फिर से एक में आ गया यहाँ पर, फिर एक छोड़ा है, फिर एक में आ गया, तो फिर से एक ये वाला छोड़ेगा तो यहाँ पर आएगा क्रॉस, वो अपना सर्किल, सॉरी। तो जो सर्किल है यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल, और ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और इसमें बताना है हमें कि जो अगली आकृति है वो कौन सी आएगी। तो देखिए अगली आकृति का चयन करने के लिए सबसे पहले इसमें लॉजिक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेन आकृति दिख रही है आपको सभी आकृति देखनी पड़ेंगी। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा प्लस है अपना, इधर आ गया है, मतलब एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। जो इन्होंने क्या किया है, सारे के सारे स्टेप्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए, मतलब जैसे अपना सर्किल था वो इधर आ गया है, और ये अपना अल्फ़ा टाइप का था वो ऊपर पहुंच गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस तरीके से बन रही है। तो मतलब जो अब अपना अल्फ़ा है वो ऊपर है अभी, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा नीचे, और ये अपना एक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो इस प्रकार से एक्स जो है ना अपना नीचे आना चाहिए, और अल्फ़ा अपना बीच वाले में आना चाहिए। तो देखिए दो ऑप्शन में दिख रहे हैं खाली, तो दो ऑप्शन तो हमारे चले गए वैसे ही। उसके बाद हमने देखा प्लस की इस पोजीशन देखेंगे, तो प्लस की पोजीशन कहाँ पर आनी चाहिए, ऊपर के साइड आनी चाहिए। तो प्लस की पोजीशन ऊपर के साइड किस में है, तो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, तो इसमें देखिए हमने अंतर देखा कि यहाँ पर सारे में क्रॉस है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने चौथे ऑप्शन में क्या किया है, कुछ इस प्रकार से बना दिया है, देख सकते हो आप लोग। तो ये वाला भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो अगली आकृति आएगी वो कौन सी आएगी। देखिए पहली आकृति से देखा, दूसरी आकृति से देखा, तीसरी आकृति से देखा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसको पेयर बनाना है, पहली और तीसरे का, फिर पाँचवें का यहाँ पे देख सकते हो, और दूसरे और चौथे का। तो यहाँ पे ऑड वन और ऑड वाली सीरीज और इवन वाली सीरीज चल रही है। तो जैसे आप देख सकते हो पहली और तीसरी एक जैसी है, उसके बाद पाँचवीं भी एक जैसी होगी, सातवीं भी एक जैसी होगी, और उसी प्रकार से दूसरी और चौथी भी एक जैसी होगी। मतलब जो अपने तीर हैं इस प्रकार से ही रहेंगे, और यहाँ पे ऐसी आकृति कुछ बनने वाली है। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहे हैं कि समस्या आकृति, चार आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें आपको अगली आकृति बतानी है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे था उत्तर की दिशा में, फिर ये आया पश्चिम की दिशा में, फिर आया दक्षिण की दिशा में, अब आएगा पूर्व की दिशा में। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। काफ़ी सरल क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, और नेक्स्ट में जैसे हमने देखा कि मैंने बताया ना अभी आपको सीरीज लेके चलो जाके, तो सीरीज में फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड और फोर्थ होगा वो भी एक जैसे होंगे। तो सेकंड और फोर्थ किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला है वो इसके हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें बोल क्या रहे हैं उसको पढ़ते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि प्रश्न में चार आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है।
तथा डी आकृति ABCD दी गई हैं, ठीक है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश्य हैं तथा एक अलग है, तो यहाँ पे ऑड वन आउट निकालना है मेनली। तो ऑड वन आउट जैसे देखिए हमने यहाँ पर पहली ये देखी आकृति, तो ये आकृति देखेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज करके अच्छे से दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब हमने इसको देखा तो यहाँ पे देखिए ये दोनों हैं एक दूसरे के विपरीत, ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं बिल्कुल, और ये भी एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन जब हमने इनको देखा तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये इधर की साइड खिसक गया है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो गया, ऑड वन आउट, तो जो फर्स्ट वाला है वो इसका हो गया राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे हो चुके हैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लेना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।